हेलो फ्रेंड्स। आज की अपनी इस क्लास में हम 5 पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं जो आपके सामने अवेलेबल है, देख लीजिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे हवा, वायु या फिर पवन। वो जो पवन होती है वो गति क्यों करती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही चक्रवात या फिर साइक्लोन, और साइक्लोन की उत्पत्ति कैसे होती है, तो चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, इन सब पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही चक्रवात के प्रकार के बारे में देखेंगे, विश्व के प्रमुख चक्रवातों के बारे में बात करेंगे, और प्रति चक्रवात या फिर एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में। क्लास को मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आप सबके सपोर्ट से मोनेटाइज हो चुका है। अभी लगभग 1 सप्ताह हुआ है, आप सबका सपोर्ट रहा है अब तक, आगे भी करोगे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना, ठीक है। तो यूट्यूब ने हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज कर दिया है, आप सबको फिर से धन्यवाद। साथ ही मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। क्लास को मैं आगे बढ़ा उससे पूर्व आप इन 2 प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो प्रश्न फर्स्ट आपके सामने है, देखिएगा। पृथ्वी पर वायुदाब कम कब होता है। प्रश्न फर्स्ट आपके सामने है कि पृथ्वी पर जो वायुदाब है वो कम कब होता है, ग्रीष्म ऋतु में या फिर शीत ऋतु में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अभी आपको प्रश्न का आंसर आ रहा है तो कमेंट करिए, नहीं तो आप क्लास पूरी देखोगे उसके लास्ट में भी कमेंट कर सकते हो। साथ ही प्रश्न दूसरा आपके सामने है, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है। वायु की जो दिशा है वो प्रति चक्रवात में क्या होती है, ये प्रश्न है, और 2 आपके सामने ऑप्शन भी हैं। तो इन प्रश्नों को एक बार मैं साइड में रखता हूँ, अभी हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हम अभी अध्ययन जो करने जा रहे हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में मुख्य रूप से। तो मैं आपको बेसिक के तौर पर पहले बता दूँ कि हवा क्या है, वायु या पवन, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बेसिक के तौर पे। तो देखिए, हवा जो है वो गैसों का मिश्रण है। नॉर्मल आपको ध्यान रखना है कि गैसों के मिश्रण को हवा कहते हैं, और जिसको हम पवन भी कहते हैं या विंड भी कहते हैं। तो पवन और विंड शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं, गतिशील हवा को पवन कहते हैं। मतलब जो भी वायु या हवा है वो गतिशील रूप में जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, पवन नाम देते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा हवा गति करती है। हवा या वायु या पवन हमें दिखती नहीं है, लेकिन जो गति करती है, ठीक है, हमें महसूस होता है। तो इसको पवन या विंड कहते हैं, गतिशील हवा को, ठीक है। नॉर्मल सा इतना ध्यान रखना है। आगे देखिए, थोड़ा और मैं क्लियर करूँ आपको, पवन गति क्यों करती है। नॉर्मली हमारा ये जो पॉइंट है, पवन गति क्यों करती है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम अब तक पढ़ते आए हैं और हमें अब तक पता भी है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो किसी भी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है और वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी तरह से पवन के बारे में एक रूल है, एक नियम है जो आपको ध्यान रखना है। पवन जो होती हैं, वायु या हवा या पवन जो भी कहें हम, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन जो होती है वो गति करती है। ये इसका एक नियम है। ये पृथ्वी पर किसी भी कोने में, पृथ्वी पर हर जगह पे यह लागू होता है कि हवा जो या वायु जो है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखना, वायुदाब के बारे में थोड़ा मैं आपको बेसिक बता दूँ। वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, इतना आपको ध्यान, ये 4 पॉइंट आपके सामने ध्यान रखने हैं आपको। वायुदाब जो होता है उसको जो मापने का जो ये यंत्र है उसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। और बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना तूफान का संकेत देता है। तूफान आने का जो संकेत मिलता है बैरोमीटर के माध्यम से, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। इसके अंदर जो पारा होता है उसका अचानक गिरना किसका संकेत है, तूफान आने का संकेत है, ठीक है। नंबर 3 पे देखिए, बैरोमीटर में पारे का बढ़ना साफ मौसम या प्रति चक्रवात का संकेत देता है। अभी हम जो आगे अध्ययन भी करेंगे चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में। तो बैरोमीटर, नॉर्मली हम इस बैरोमीटर के बारे में अभी देख रहे हैं। तो इसका जो बढ़ना, पारे का जो बढ़ना होता है बैरोमीटर में, वो किसका संकेत है, प्रति चक्रवात का। तो इसमें हमें एक बात तो साफ होगी कि ये जो पारे का अचानक गिरना है वो तूफान का संकेत है। तो चक्रवात में मतलब तूफान आते हैं, और प्रति चक्रवात जिसकी हम बात अभी यहाँ पे इस 3rd पॉइंट पे बता रहा है, प्रति चक्रवात में मौसम जो होता है वो साफ रहता है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट 4था पॉइंट है, बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना बारिश का संकेत देता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पहले तो पारे का गिरना, फिर धीरे धीरे बढ़ना, किसका संकेत है, तो ये जो होता है वो बारिश का संकेत होता है कि अब बारिश आने की संभावना होती है। चलिएगा, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर में जो रिलेशन होता है, प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम, ये जैसे कि आप देखोगे कि इधर देखो, यहाँ पे जहाँ पे भी तापमान हमेशा उच्च होगा, जहाँ पे भी तापमान उच्च होगा वहाँ का जो वायुदाब है वो हमेशा
निम्न रहेगा। जिस क्षेत्र का, पृथ्वी पर जिस भी एरिया का तापमान उच्च है वहाँ का वायु दाब हमेशा आपको क्या मिलेगा, निम्न। यहाँ पे मैं माइनस का प्रयोग करूँगा निशान का, ये निम्न रहेगा। और जहाँ पे भी तापमान निम्न होगा वहाँ का वायु दाब जो है वो हमेशा क्या मिलेगा, उच्च मिलेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया भी था कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ये उनका नियम होता है वायु का। और एक बात आपको जो संबंध है वायु दाब और तापमान का जो संबंध है वो ध्यान रखना है कि जहाँ पे तापमान प्लस वायु दाब माइनस, तापमान जहाँ पे भी माइनस यानी कि कम, वहाँ पे वायु दाब उच्च मिलेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि आपको इस लाइन से भी स्पष्ट हो जाएगा कि जब वायु गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उठती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से मान लो वायु गर्म हुई तो हमेशा गर्म वायु कैसे करेगी, ऊपर उठेगी। कहाँ जाएगी, ऊपर, आकाश की ओर जाएगी या फिर ऊपर उठेगी। समुद्र तल के ऊपर से हो तो भी या फिर पृथ्वी की कहीं किसी भी भाग से हो, गर्म वायु हमेशा हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ रिलेशन है तापमान और वायु दाब का। नेक्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट है आपके सामने, चक्रवात या फिर साइक्लोन। साइक्लोन या चक्रवात के बारे में आपको बेसिक के तौर पे ध्यान रखना है। यह ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा, साइक्लोस। ग्रीक भाषा का जो शब्द है साइक्लोस, इससे बना है हमारा साइक्लोन। चक्रवात या साइक्लोन जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सांप की कुंडलियाँ। चक्रवात का जो आपने फोटो भी कभी देखा होगा आपने न्यूज़ में या कहीं पर भी, तो आपको इस तरह से दिखाया पड़ता है। ठीक है, देखो सांप की कुंडलियाँ, इस शब्द का जो साइक्लोस जो शब्द है, साइक्लोस ग्रीक भाषा का, इसका अर्थ ही क्या होता है, सांप की कुंडलियाँ। तो अब मैं आपको आगे बता दूँ कि चक्रवात उत्पन्न कैसे होता है। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये मान लो पृथ्वी तल है, ठीक है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी जब सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म होती है, जब सूर्य के प्रकाश के कारण जो पृथ्वी है वो गर्म होती है, तब पृथ्वी पर मौजूद वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। गर्म वायु ऊपर उठने लगती है और जब वायु ऊपर उठने लगती है तब वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तब आसपास की उच्च दाब की हवा निम्न दाब की ओर गति करने लगती है। इसी को चक्रवात कहते हैं। देखिए इस फोटो में भी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा और मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ। यहाँ पे मान लो इस सूर्य के प्रकाश से ये गर्म हुआ भाग, ठीक है, तो यहाँ पे तो वायु गर्म होकर वायु क्या हुआ, ऊपर उठ गई। वायु जो थी यहाँ की वो तो ऊपर उठ के चल ऊपर जा रही है मतलब। तो यहाँ पे दाब तो क्या हुआ, टेम्परेचर जो है यहाँ का सूर्य का, वो प्रकाश के कारण यहाँ का जो इस क्षेत्र का टेम्परेचर तो क्या हुआ, हाई हो गया। तो ये वायु दाब लो हो गया। वायु दाब लो होते वायु हल्की हो गई, तो वायु हल्की होकर ऊपर उठने लगी। तब आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ की जो वायु है वो वायु क्या होती है, इस लो वाले भाग को भरने के लिए इधर आने की कोशिश करती हैं। तो ये चारों ओर मान लो हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर का जो हवा है वो इस लो प्रेशर की ओर गति करेगी, क्योंकि लो प्रेशर की जो हवा थी वो तो ऊपर उठने लग गई है, आकाश की ओर जाने लग गई है। इस भाग को भरने के लिए हमेशा चारों ओर की हाई प्रेशर की जो हवाएं हैं वो हमेशा गति करके लो प्रेशर की ओर आने की कोशिश करती हैं, और ये जो स्थिति बनती है उसी से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। थोड़ा इस फोटो में भी आप ध्यान से देख लो, इधर ये ऊपर उठती, क्या लिखा यहाँ पे, ऊपर उठती गर्म वायु। तो सूर्य के प्रकाश से जब ये भाग गर्म हुआ, वायु हल्की हो गई, वायु हल्की होकर ऊपर उठी, ऊपर उठ के भले वहाँ पे जाके बादल बनेंगे, वर्षा होगी, जो भी आगे का प्रोसेस है जैसे कि चक्रवात में होता है। तो चक्रवात की उत्पत्ति कैसे हुई, गर्म वायु ऊपर उठ गई, तो ये ठंडी वायु जो इधर आ रही है, जो आपको तीर का निशान दिख रहा है ठंडी वायु के ऊपर, तो ये मतलब दूसरी किसी जगह पर जो हाई प्रेशर होगा, जहाँ पर उच्च दाब होगा, वहाँ की हवा इस लो प्रेशर की ओर गति करेगी। ठीक है, तो इसी से चक्रवात की उत्पत्ति होती है और इसी तरह से चक्रवात बनता है। लेकिन आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो हवाएं गति करती है वो ऐसे सीधे रूप में गति नहीं करती है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। हवा हमेशा चक्रीय रूप में गति करती है, चक्रीय रूप में गति करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह से चक्रीय रूप में हवाएं जो होती है वो गति करती है, एकदम सीधे रूप में ना आके चक्रीय रूप में आती है। फोटो में भी आपको स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए चक्रीय हवाएं जब बनती हैं, ये पूरी स्थिति, इसी को हम चक्रवात या फिर साइक्लोन कहते हैं। और चक्रीय हवा की स्थिति क्यों बनी, आप प्रश्न करोगे कि आखिर चक्रीय हवा की स्थिति क्यों बनी, तो ये बनती है कोरियोलिस बल के कारण। किसके कारण, कोरियोलिस बल के कारण। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि कोरियोलिस बल क्या होता है जो इस चक्रवात बनने में सहायक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल चक्रवात में जैसे कि सहायक है, मैंने आपको बताया। तो देखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु की दिशा में जो विक्षेप, डिफ्लेक्शन जो होता है, और ये जो डिफ्लेक्शन जो उत्पन्न हो जाता है उसी को कोरियोलिस बल कहते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है। कैसे,
पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु की दिशा में जो विक्षेप होता है उसी को कोरियोलिस बल कहते हैं। और सबसे पहले इस विक्षेप का अध्ययन किया था जी कोरियोलिस ने। तो ये इन्होंने कोरियोलिस बल का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, तो उन्हीं के नाम के आधार पर इस फोर्स का नाम कोरियोलिस बल रखा गया है। और इस विक्षेपण बल को ही कोरियोलिस बल कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी एक तो परिक्रमण करती है, एक घूर्णन करती है। सूर्य के चारों ओर जो करती है वो परिक्रमण करती है, और पृथ्वी अपने आप में भी घूमती है, उसी को परिभ्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, और पृथ्वी जो अपने आप घूमती है उसको स्वयं घूमती है पृथ्वी, उसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। तो जो परिभ्रमण या फिर घूर्णन, तो परिभ्रमण या घूर्णन एक ही बात है, ठीक है। तो घूर्णन के कारण जो दिशा में विक्षेप होता है वायु की दिशा में पृथ्वी पर, ये पृथ्वी जो है जैसे इस दिशा में घूमती है, ये जो मैंने तीर का निशान मैंने बनाया है इस तरह से, पृथ्वी अपने आप में इस तरह से घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर में, ठीक है। तो इससे जो एक बल उत्पन्न होता है वायु के ऊपर, उसी को कोरियोलिस बल नाम दिया गया है। उस कोरियोलिस बल में होता क्या है, इस पॉइंट में आप इस बॉक्स में देखिए, उत्तरी गोलार्ध में गतिशील वस्तु अपने दाएं की ओर मुड़ जाती है। ये आपको मैंने बना रखा है, ग्लोब बना रखा है। उत्तरी गोलार्ध में गतिशील वस्तु अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, इस टाइप से, सीधी रेखा में नहीं मुड़ेगी, थोड़ी इस तरह से मुड़ेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में गतिशील वस्तु अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, अपने लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है। किस दर? जैसे कि इस तरह से आप देख रहे हो इधर ग्लोब में। उत्तरी गोलार्ध में वस्तुएं जो होती हैं, मतलब अगर कोई वस्तु या कोई हवा या कोई गतिशील वस्तु गति करती है उत्तरी गोलार्ध में, तब वह किधर मुड़ जाती है? राइट की ओर मुड़ जाती है उसका। जैसे कि इस हवा को मान लो यहाँ पे देखिए सीधा जाना था मान लो, लेकिन उसने गति करके इस कोरियोलिस बल के कारण ये हवा इस तरह से जा रही है, घूम के जा रही है, मतलब दाईं ओर थोड़ा इसको कोई खींच रहा है, कोई बल दाईं ओर उसको खींच रहा है या फिर गति करवा रहा है, तो इसी को नाम दिया है कोरियोलिस बल। और दक्षिणी गोलार्ध में इससे उल्टा, देखो ये बाईं ओर गति करती है, मतलब जैसे दक्षिण गोलार्ध में सीधी तरह से मान लो किसी वस्तु को जाना था, बट ये इस तरह से जाएगी, मतलब गति किस तरह से करवाएगी? बाईं ओर, लेफ्ट की ओर हवाएं मुड़ जाती हैं, थोड़ा उसके ऊपर ऐसा कोई बल लगता है। और ये बल किसके कारण लगा? पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, घूर्णन के कारण। ये फर्स्ट में लिखा है पृथ्वी का घूर्णन। इस घूर्णन के कारण जो बल लगा उसी बल को नाम दिया कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल में होता क्या है? तो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में वस्तुएं अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में वस्तुएं अपनी बाईं ओर या लेफ्ट की ओर मुड़ जाती हैं, उसी को नाम दिया है कोरियोलिस बल। चक्रवात के प्रकार। चक्रवात को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उससे पूर्व मैं आपको थोड़ा बता दूं, देखिए इधर ग्लोब को आपको ध्यान से देखना है। ये देखो यहाँ पे 33.5 डिग्री और 33.5 डिग्री, मतलब ये तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, नॉर्थ, दक्षिण में साउथ। तो देखिए कुछ कटिबंध है पृथ्वी के ऊपर, जैसे कि उष्णकटिबंध भाग, शीतोष्णकटिबंधीय भाग और शीतकटिबंधीय भाग। ग्लोब को कटिबंधों में बांटा गया है। देखिएगा, ये जो 30 या 33 डिग्री भूमध्य रेखा 0 डिग्री से लगाकर 30 या 33 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 30 या 33 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इस भाग, ये जो भाग पूरा मैंने रेड कर रखा है यहाँ पे, ये इस भाग को उष्णकटिबंधीय कहते हैं, इतना ध्यान रखना है। इसके ऊपर 33.5 से 64.5 डिग्री का जो भी भाग है उसको क्या नाम दिया गया है? दोनों गोलार्धों में 33.5 से 64.5 डिग्री, इसका नाम दिया गया है शीतोष्णकटिबंध। तो ये जो इस भाग में 33.5 डिग्री से 64.5 डिग्री वाले भाग में आने वाले चक्रवातों को शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर में 30 या 33 डिग्री और दक्षिण में 30 या 33 डिग्री, मतलब उष्णकटिबंधीय भागों में आने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। दोनों आपको स्पष्ट होना चाहिए। ग्लोब पे कटिबंध वैसे 3 हैं, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय, लेकिन जो चक्रवात आते हैं वो ये कहाँ तक आते हैं? 64.5 डिग्री जो ये एरिया बता रहा है उत्तरी गोलार्ध में, और भूमध्य रेखा से लगाकर, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री से लगाकर साउथ में भी 64.5 डिग्री, मतलब शीतोष्णकटिबंधीय तक इस भाग में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है वैश्विक स्तर पे। और उनको हमने दो भागों में बांट दिया है। दो भाग कौन से? उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो आप इतना ध्यान रख सकते हो कि नॉर्मली कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो अपनी है, इतना आपको ध्यान रख सकते हो आप कि कर्क रेखा से लगाकर मकर रेखा के मध्य के भाग में जो चक्रवात आते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। और फिर आपको ध्यान रखना है 30 या 33 डिग्री से लगाकर 64.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध
और उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध, वहाँ पे जो भी चक्रवात आते हैं उनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये था चक्रवातों के प्रकार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने स्पष्ट है अभी, जैसे कि चक्रवात के दौरान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा क्या होती है। चक्रवात जब आते हैं तब हवा की दिशा कैसे होती है, जैसे अभी हमने कोरियोलिस बल की बात की थी उसी टाइप से अब हम दोनों गोलार्धों को अलग करके देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा किस तरह से होती है चक्रवातों के टाइम में, और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा किस तरीके से होती है उसको हम देखते हैं। इधर देखना आप, ये जैसे कि हवा हमेशा कहाँ जाती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, इतना आपको पता था, ठीक है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, आपको ये ऊपर दिख रहा होगा उत्तरी गोलार्ध है ये, और इधर दक्षिणी गोलार्ध है। एक चीज़ मैंने और लिख रखी है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, और दक्षिण गोलार्ध के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो उत्तरी गोलार्ध में आपको स्पष्ट हो गया होगा कि चक्रवात की जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में होती है। मतलब जब भी कोई वायु उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करेगी तब वो किधर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से जाने की कोशिश करेगी। ये आपको ध्यान रखना है इस टाइप से। और उसी तरह से इधर ये क्लॉकवाइज दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के साथ साथ या समांतर जाती हैं, जैसे कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब कोई वायु जाने की कोशिश करेगी, जब कोई वस्तु जाने की कोशिश करेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में वो क्लॉकवाइज मतलब इस टाइप से मुड़ने की कोशिश करेगी। तो ये चक्र किस तरह से बनेगा, इस तरीके से का एक चक्र बना क्लॉकवाइज। और इधर कैसा बना, ये एंटी क्लॉकवाइज, इधर घड़ी की दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में। इस तरह से हवा की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके सामने विश्व का मैप है। विश्व के प्रमुख चक्रवातों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पूर्व आप थोड़ा देख लेते हो मैप पे कि महाद्वीप कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं ग्लोब के, मतलब ग्लोब पे कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। देखिए ये तो है एशिया महाद्वीप, फिर यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। 3 3 6 और एक 7 7 हमारे टोटल महाद्वीपों के बारे में ये जो मैप है आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि यहीं पे मैं आपको अभी चक्रवात के बारे में बताऊंगा कि कौन सा चक्रवात कहाँ पे आता है इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 2 पेज में आपके सामने लगातार खोलूंगा। विश्व के प्रमुख चक्रवात में नंबर फर्स्ट पे आपके सामने एक पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिए इधर नंबर 1 चक्रवात। सिर्फ क्या लिखा है मैंने, चक्रवात। भारत के आसपास समुद्री क्षेत्रों में आने वाले जो चक्रवात होते हैं उनको हम नॉर्मली किस नाम से पुकारते हैं, चक्रवात के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि चक्रवातों को बाकी जो देश हैं दुनिया में, बाकी जो जगह हैं वहाँ पे अलग अलग नामों से जाना जाता है विश्व के चक्रवातों को। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है नंबर 2 पे हरिकेन, नंबर 3 पे विली विली, नंबर 4 पे टाइफून, नंबर 5 पे टोर्नेडो। तो ये अलग अलग चक्रवातों के नाम है, लेकिन अभी आपको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना है कि भारत के आसपास वाले जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उनको सिर्फ चक्रवात के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप मैप में एक बार वापस देखिएगा, मैं एक एक आपको क्लियर कर दूँ। ये पीले कलर में आपको दिख रहा है ये इंडिया है, और इंडिया के आसपास हिंद महासागर का एक क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों को हम चक्रवात के नाम से पुकारते हैं। फिर उनको अलग अलग नाम देते हैं, स्पेशल नाम, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे चक्रवात आया यूँ ही हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नंबर 2 पे जो चक्रवात था हमारा हरिकेन। हरिकेन चक्रवात के बारे में आपको थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेना है। अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। अटलांटिक महासागर में अभी आपको बता दूंगा, और यह मैक्सिको, फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज़ के तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो हरिकेन जो चक्रवात हैं ये एक चक्रवात का प्रकार है या चक्रवात है, ये अटलांटिक महासागर के तटीय भागों में आता है या फिर अटलांटिक महासागर के एरियो में आता है। और मुख्य रूप से बता दिया मैक्सिको, फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज। देखिए मैप में ये देखिए क्या लिखा है, अटलांटिक महासागर। यहाँ पे मैक्सिको, फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज़ का ये जो एरिया है, मैंने जो पूरा रेड रेड जो कर दिया है, मैं आपका कलर ही चेंज कर लेता हूँ। ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन जो यहाँ पे एरिया बनाया है, और ये अटलांटिक महासागर भी का, ये पूरा अटलांटिक महासागर का पानी है। तो इस क्षेत्र में जो भी यहाँ पे भी चक्रवात आते हैं उसका नाम क्या बताया अभी, हरिकेन। नंबर 2 हमारा क्लियर होता है हरिकेन, ठीक है, हरिकेन।
मेक्सिको, फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज़ के तटीय क्षेत्र में अधिकतर आते हैं और अटलांटिक महासागर में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट वापस मैप में जाते हैं एक बार, ये मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। चलिए नंबर तीन पे आपको दिख रहा है विली विली। विली विली एक चक्रवात का ही प्रकार है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों को विली विली कहते हैं। मैप में देखिए, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा उत्तर पश्चिमी एरिया, कौन सा बताया था उसने, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो भी ये उत्तर एरिया ऑस्ट्रेलिया का और ये पश्चिम का एरिया, तो ये जो भाग है पूरा, मतलब जैसे कि आपको मैं रेड में बता दूँ, ये जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया के पास का, यहाँ पे चक्रवात जो आते हैं उसका जो नाम है वो विली विली नाम होता है। नेक्स्ट आगे नंबर 4 पे टाइफून। नंबर 4 पे हमारे सामने क्या है, टाइफून है। ये चीन और जापान के आसपास समुद्र क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों को क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। चीन और जापान के आसपास वाला क्षेत्र कहाँ पे है, मैप में हम देखते हैं। ये देखिए, ये जो प्रशांत महासागर है, इधर ये पूरा चीन का क्षेत्र है और ये जापान का क्षेत्र है। तो इस समुद्र में यहाँ पे जो चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के आसपास जो भी चक्रवात आते हैं उसको टाइफून नाम देते हैं। और लास्ट 5वां हम देख लेते हैं, जैसे कि सबसे भयंकर चक्रवात है ये, क्या नाम है, टोर्नेडो या फिर टार्नेडो। तो टोर्नेडो जो चक्रवात है, यूएसए के मैदानी क्षेत्रों से उठी ठंडी हवा मेक्सिको की खाड़ी की गर्म हवा जब मिलती है, मतलब यूएसए की मैदानी भागों से जो हवाएं उठती हैं, ठंडी हवाएं, वो और मेक्सिको की खाड़ी की जो गर्म हवाएं जब मिलती हैं या टकराती हैं, तब एक भयंकर चक्रवात का निर्माण होता है जिसे टोर्नेडो का नाम दिया गया है या फिर टोर्नेडो कहते हैं। कहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मुख्य रूप से मेक्सिको की खाड़ी की बात हुई है। तो मैप में आपको दिखाना पड़ेगा, इधर आप ये ध्यान रखना है, ये जो है ये मेक्सिको की खाड़ी है, ये वाला भाग मेक्सिको की खाड़ी। तो यहाँ और फिर यूएसए का मैदानी भाग इधर, यहाँ की जो हवा जब टकराती है तब इस क्षेत्र में जो चक्रवात बनता है उसको नाम दिया गया है टोर्नेडो। क्या नाम दिया गया है, टोर्नेडो। तो ये सबसे खतरनाक और भयंकर चक्रवात हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे पॉइंट है हमारे सामने प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात में जैसे कि नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, चक्रवात को हमने पढ़ लिया अच्छे से। प्रतिचक्रवात में चक्रवात का उल्टा क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। प्रतिचक्रवात के मध्य में हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर होता है, मतलब प्रतिचक्रवात के जो केंद्र में है वो उच्च दाब होता है, मतलब प्रतिचक्रवात के जो केंद्र हैं उसमें तो उच्च दबाव या उच्च दाब होता है, और किनारों पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। इस फोटो में भी आपको दिख रहा है, ये हाई लिखा हुआ मैंने, मतलब प्रतिचक्रवात उल्टा होता है, केंद्र में तो हाई प्रेशर और चारों ओर लो प्रेशर होता है। चक्रवात में क्या होता था, बीच में लो प्रेशर, चारों ओर हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर की हवा हमेशा लो प्रेशर की ओर आती थी, ये तो क्या था, चक्रवात था। लेकिन प्रतिचक्रवात में उल्टा है, यहाँ पे क्या हुआ, हाई प्रेशर है तो यहाँ की हवा बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगी, तो ये क्या होता है, प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात की एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रतिचक्रवात में मौसम हमेशा साफ होता है और चक्रवात के दौरान बारिश होती है। आपको भी बताएं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रतिचक्रवात में मौसम साफ होता है लेकिन चक्रवात में बारिश होती है, जिसको क्या कहते हैं, चक्रवात में जो बारिश होती है उसको वाताग्र वर्षा या फ्रंटल रेन कहते हैं, मतलब परिधि या फिर वाताग्र वर्षा कहते हैं चक्रवात में जो वर्षा होती है उसको, क्योंकि प्रतिचक्रवात में तो क्या होता है, मौसम साफ होता है। फिर एक लास्ट लाइन, प्रतिचक्रवातों में हवा की दिशा चक्रवात में हवा की दिशा के विपरीत होती है, ये बात भी ध्यान रखनी है। चक्रवात में हवा की जो दिशा, चक्रवातों में जो हवा की दिशा थी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, मैंने अभी आपको समझाया बहुत सारा, उसमें अगर आपको प्रश्न आ जाए कि प्रतिचक्रवात में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे होती है, तो जो हमने चक्रवात में भी पढ़ा था उसका पूरी तरह से उल्टा कर देना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो मैंने समझाया था, ये क्या था, ये चक्रवात के बारे में बताया था मैंने कि चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवा है और चक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा, इन दोनों का उल्टा कर दोगे आप तो वो प्रतिचक्रवात के लिए लागू होगा। आपको थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट आपको मैं थोड़ा बता दूं, बेसिक 2 लाइनें आपके सामने हैं। चक्रवातों की शक्ति का मापन जो होता है वो टी स्केल पे होता है,
इतनी बात आपको थोड़ी जीके के तौर पे याद रखनी है। टी स्केल चक्रवातों की शक्ति का मापन, और उत्तर पश्चिम जो प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। तो प्रशांत महासागर की बात हो रही है। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में पृथ्वी का सबसे ज़्यादा चक्रवात जन्म लेते हैं, मतलब पृथ्वी में सबसे अधिक चक्रवात कहाँ पे आते हैं। तो ये मैप में आपको देख लोगे तो थोड़ा ध्यान रहेगा। इधर ये प्रशांत महासागर है, उत्तर और पश्चिम, मतलब ये जापान और चीन के आसपास का जो एरिया है प्रशांत महासागर में, यहाँ पे सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। तो आशा करता हूँ कि पूरी क्लास आपने ध्यान से देखी होगी और बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी इसके अंदर। कमेंट ज़रूर करना प्रश्नों के और बाकी और भी, और नई क्लास आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।